welcome. In this topic, we are going to discuss about the ECG abnormalities of the P wave, PR interval, and the Q wave. So, starting with the first one, that is P wave. We have discussed in the previous session that the P wave is because of the atrial depolarization. मतलब कि एट्रिया जब एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से पी वेव आता है. पी वेव को हाइपोथेटिकली वी कैन डिवाइड इनटू टू हाफ्स. फर्स्ट, बिकॉज जैसे ऐसे नोट फायर करता है तो फर्स्ट राइट एट्रिया डीपोलराइज होता है, देन लेफ्ट एट्रिया डीपोलराइज होता है. सो हाइपोथेटिकली वी कैन डिवाइड द पी वेव इनटू टू हाफ. द फर्स्ट हाफ इज रिलेटेड टू द राइट एट्रिया एंड सेकंड हाफ इज रिलेटेड टू द लेफ्ट एट्रिया. नाउ what are the deformities that can be there in the P wave? For example, let's say there is a patient in whom what is happening is that this mitral valve, which is a connection between the left atria and left ventricle, is not opening nicely. If the mitral valve is not opening nicely, this is called as mitral valve stenosis. Now, if there is a mitral valve stenosis, when the blood is going to flow from right atria to right ventricle, there is no problem. But from the left atria to left ventricle, the blood will not come easily because the mitral valve is not opening nicely. In that case, the left atria has to work very hard to push the blood. और क्योंकि लेफ्ट एट्रिया को बहुत काम करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड, अगर लेफ्ट एट्रिया बहुत काम करेगा तो लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी. सो what is happening here is the mitral valve is not opening nicely, so the left atria has to work very hard to push the blood. एंड क्योंकि ये मसल है तो जब भी ज्यादा काम करेगी तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी. सो इन दिस केस हाउ द पी वेव इज गोइंग टू लुक लाइक, सी द फर्स्ट हाफ ऑफ द पी वेव इज बिकॉज ऑफ द राइट एट्रिया, और राइट एट्रिया तो बिल्कुल ठीक है, तो पी वेव के फर्स्ट हाफ में तो चेंज नहीं आएगा. देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर इज गोइंग टू बी अ नॉच एंड देन देयर इज गोइंग टू बी अ सेकंड हाफ, समथिंग लाइक दिस. सो ये जो नॉच्ड पी वेव आ रहा है, देयर इज अ नॉच दैट यू कैन सी इन द पी वेव. दिस पर्टिकुलर पी वेव इज रेफर्ड एज द पी मिट्रेल. And this P mitrale is suggestive of left atrial hypertrophy. अब लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी किसी भी वजह से हो, वन ऑफ द कॉमन रीजन इज मिट्रल स्टेनोसिस, तो मैंने मिट्रल स्टेनोसिस का एग्जांपल लिया. बट अगर लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होगी तो पी वेव में नॉच आएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज पी मिट्रेल. इन द सेम वे व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द अपोजिट साइड. मान लीजिए कि ट्राइकस्पिड वाल्व में स्टेनोसिस हो गया. इफ देयर इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व स्टेनोसिस, then when the blood is going to flow, मिट्रल वाल्व के थ्रू तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, बट राइट एट्रिया को बहुत काम करना पड़ेगा ब्लड को पुश करने के लिए. अगर राइट एट्रिया को बहुत काम करना पड़ेगा तो ओवर अ पीरियड देयर इज राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी विल बी देयर. और अगर राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, द पी वेव इज गोइंग टू बी वेरी टॉल, समथिंग लाइक दिस. So we are going to have a tall P wave, and this tall P wave is referred as P pulmonale. This P pulmonale is a feature of right atrial hypertrophy. जब भी राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होगी तो पी वेव जो है टॉल हो जाएगा, इज गोइंग टू बी टॉल मोर देन और इक्वल टू 3 स्मॉल बॉक्सेस. सो व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार इज कि अगर लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होगी तो पी वेव में नॉच आएगा और उसको हम बोलेंगे पी मिट्रेल, और अगर राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होगी तो टॉल पी वेव आएगा जिसको हम बोलेंगे पी पल्मोनल. एक बार हम ये ईसीजी देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे first let's see the ECG of P mitrale. If you see the second standard lead and look at the P wave, P wave को यहाँ पे zoom करके भी बता रखा है in this insert. Here you can see that there is a notch in the P wave. यहाँ पे आपको छोटा सा notch दिख रहा है P wave के बीच में. That notched P wave that is there, this is called as the P mitrale. Whereas if you see a tall P wave, something like this, look at this P wave. If you see the height of this P wave, from this point to this point, so almost more than 3 small box. More than 3 small box is the height of the P wave. That is going to towards a tall P wave, and this tall P wave is referred as the P pulmonale. Here again you can see in this ECG. Look at the second lead and look at the P wave. Here is the P wave, and the P waves are very tall. They are very tall, looking like a tall tented P waves are there, and that is suggestive of the right atrial hypertrophy. So these are called as the P pulmonale. This is called as P pulmonale, and this particular thing where there was a notch, this is referred as the P mitrale. So these are the two pathologies which is related with the P wave.
नाउ लेट्स ऐड वन मोर कॉन्सेप्ट हियर फ्रॉम द फिजियोलॉजी. ये तो हमें समझ में आ गया दैट कि फाइन की राइट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी होगी तो पी पल्मोनल होगा और लेफ्ट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी होगी तो पी मिट्रियल होगा. अब देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक पेशेंट आया, आपने उसका ईसीजी किया और उसके ईसीजी में आपको टॉल पी वेव दिख रहा था, वेरी टॉल पी वेव. तो आपको लग रहा था कि इसको तो राइट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी होनी चाहिए थी, बिकॉज आपको पता था कि टॉल पी वेव तो राइट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी में आता है. आपने उसका इकोकार्डियोग्राफी किया और इकोकार्डियोग्राफी में पता पड़ा कि उसको तो राइट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी नहीं है, देयर इज नो राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, लेकिन फिर भी उसका पी वेव बहुत बड़ा आ रहा था. दिस इज कॉल्ड एज सूडो पी पल्मोनल. This is called as pseudopulmonal, and this pseudopulmonal it is seen in hypokalemia. Hypokalemia means the potassium is less than 3.3. अगर पोटेशियम 3.3 से कम हो जाता है तो भी पी वेव बहुत बड़ा टॉल हो जाता है. दैट इज द सूडो पी पल्मोनल. नॉर्मली तो पी पल्मोनल आना चाहिए राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी की वजह से, लेकिन अगर बिना उसके आ रहा है तो उसको बोलेंगे सूडो पी पल्मोनल, और वो किस में आता है तो हाइपोकेलीमिया में आता है. नाउ एक और चीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द हार्ट साउंड्स. देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे को जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं हार्ट को, वैसे तो मैं आपको हार्ट साउंड्स अलग से बताऊंगा S1, S2, S3, S4, बट अभी के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब वेरियस हार्ट साउंड्स दे आर गेटिंग प्रोड्यूस, तो S1 कैसे आता है, मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व ये जब बंद होते हैं ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली बंद होते हैं. देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, बट ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली बंद होते हैं. उनके बंद होने से जो आवाज आती है दैट इज कॉल्ड एज द S1. So the closure of the mitral valve and the closure of tricuspid valve is called as S1. और क्योंकि मिट्रल वाल्व थोड़ा सा पहले बंद होता है, मान लीजिए ये रेड कलर में जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज द क्लोजर ऑफ द मिट्रल वाल्व एंड देन द ब्लैक कलर इज द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली ये कुछ इस तरीके से बंद होते हैं. मिट्रल वाल्व के क्लोजर को हम लिख देते हैं M1 एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर के साउंड को हम लिख देते हैं T1. अब क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होता है तो हमें ये एक सिंगल साउंड ही सुनाई देता है, एंड दिस क्लब इज रेफर्ड एज द S1. इन दोनों, क्योंकि हमें एक ही साउंड सुनाई देता है तो इनको हम साथ में बोल देते हैं कि S1 आ गया, द क्लोजर ऑफ द मिट्रल एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व. अब देखिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन मिट्रल स्टेनोसिस. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन मिट्रल स्टेनोसिस इज, अगर किसी को मिट्रल स्टेनोसिस हो जाएगा, व्हेन द ब्लड इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट क्योंकि मिट्रल स्टेनोसिस हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लड बहुत धीरे धीरे आएगा और बहुत टाइम लगेगा. तो मुझे बताओ, क्योंकि अब मिट्रल वाल्व के थ्रू जो ब्लड आ रहा है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, वी वर एंटीसिपेटिंग कि मिट्रल वाल्व तो इस पॉइंट पे बंद हो जाना चाहिए था, वी वर एंटीसिपेटिंग यहाँ पे हो जाना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि उसको ज्यादा टाइम लगेगा तो हो सकता है कि मिट्रल वाल्व थोड़ा लेट बंद हो और द मिट्रल वाल्व इज क्लोजिंग वेरी वेरी नियर टू द ट्राइकस्पिड वाल्व. ऐसा हो सकता था मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के बीच की जो डिस्टेंस थी वो अब कम हो जाएगी. और ऐसा भी हो सकता था कि मिट्रल और ज्यादा लेट बंद होता और ट्राइकस्पिड के साथ ही बंद होता, मिट्रल और ट्राइकस्पिड साथ में बंद हो रहे. ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी कि मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व दे आर क्लोजिंग साइमल्टेनियसली. दिस इज आल्सो पॉसिबल. और अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती मिट्रल स्टेनोसिस के थ्रू, बहुत धीरे 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 ब्लड निकल रहा है, तो ट्राइकस्पिड तो बंद हो जाता और मिट्रल वाल्व तब भी बंद नहीं होता, और हो सकता है कि मिट्रल वाल्व बाद में बंद होता, समथिंग लाइक दिस. So there are three possibilities with the variation in the S1 if there is mitral stenosis. तीन वेरिएशन पॉसिबल है मिट्रल स्टेनोसिस में. डिपेंड करता है कि कितना सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस है. हो सकता है कि मिट्रल वाल्व जो है थोड़ा लेट बंद हो सकता है वो इतना लेट बंद हो रहा है कि दोनों साउंड एक साथ सुनाई दे रही है, और हो सकता है इतना ज्यादा मिट्रल स्टेनोसिस है कि ब्लड बहुत ही धीरे आ रहा है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू तो आ गया, वो तो बंद भी हो गया, और मिट्रल वाल्व के थ्रू ब्लड आता जा रहा और मिट्रल वाल्व बाद में बंद हो रहा है. सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू द S1 ऑफ द mitral stenosis. It can be a narrow S1, it can be a single S1, or it can be a reverse split. So these are the three possibilities which are there when it comes to the S1 of mitral stenosis. There are few more points to be remembered when it comes to the S1 and loud S1 and the soft S1. We will discuss about the S1 in detail about a separate lecture about the S1 and S2. But here S1 loud और कौन सी कंडीशन में आता है, तो S1 loud आता है एनीमिया, प्रेगनेंसी एंड मिट्रल स्टेनोसिस में, और सॉफ्ट S1 सुनाई देता है हमें मिट्रल रीगर्गिटेशन एंड वेरी सीवियरली कैल्सिफाइड मिट्रल स्टेनोसिस में. सो दैट इज जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. बट अदरवाइज व्हाट इज टू बी रिमेंबर्ड इज कि S1 में मिट्रल स्टेनोसिस के साथ क्या क्या वेरिएशन आता है, तो ये सारे वेरिएशंस आ सकते हैं. नाउ कमिंग टू द पैथोलॉजीज ऑफ द PR इंटरवल.
कल हम in the previous video we have discussed about the mnemonic for the various duration of the ECG waves, और हमने जो वो mnemonic पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से था QQR PPR, QQR PPR, क्योंकि PR इंटरवल फोर्थ नंबर पे आ रहा था, तो और ये इंटरवल है तो इसका ड्यूरेशन हो जाएगा 3 to 5 स्मॉल बॉक्स, 3 to 5 small box. So the normal PR interval is 3 to 5 small box. अगर इसको मिली सेकंड में लिखेंगे तो मिली सेकंड में ये हो जाएगा 120 to 200 मिली सेकेंड्स, 40 से मल्टीप्लाई करना है. सो नॉर्मल PR इंटरवल इतना होना चाहिए. PR इंटरवल का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द P वेव टू द बिगनिंग ऑफ द QRS, इसको हम बोलते हैं PR इंटरवल. अब देखिए इसमें दो तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो ये PR इंटरवल लेस देन 3 हो जाए, या ये PR इंटरवल मोर देन 5 हो जाए, मोर देन 5 स्मॉल बॉक्स हो जाए. These are the two problems that can happen with the PR interval. So we are going to discuss them one by one. First हम बात करते हैं PR इंटरवल का मोर देन 5 होना. अगर PR इंटरवल मोर देन 5 स्मॉल बॉक्स हो जाता है, if the PR interval is having more than 5 small box, means where is the problem? The problem is in the AV node. ये देखिए कैसे, एक बार हम यहाँ पे समझते हैं ये होगा कैसे कि PR इंटरवल नॉर्मली तो 3 to 5 स्मॉल बॉक्स होता है, लेकिन वो 5 से ज्यादा कैसे हो सकता है. तो टू अंडरस्टैंड दिस, जैसे ही ऐसे नोड ने फायर किया, द इम्पल्स विल गो टू द राइट एट्रिया, विल गो टू द लेफ्ट एट्रिया. एट द सेम टाइम द इम्पल्स विल ऑल्सो ट्रेवल एंड विल नॉक एट द गेट ऑफ AV नोड कि मेरे को अंदर जाने दो. हमने बोला था कि जैसे ऐसे नोड फायर करता है, जैसे ही ऐसे नोड फायर करता है उसकी वजह से P वेव आता है, द राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रिया. दिस वाज द P वेव. देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये जो इंपल्स था ये AV नोड के गेट पे जाके नॉक भी करता है. जब ये नॉक करता है वहां पे जाके, तो AV नोड इज अ फास्ट प्रोसेसर और अ स्लो प्रोसेसर. AV नोड तो बहुत स्लो प्रोसेसर है, तो वो बहुत टाइम लेता है, और उस टाइम तक ये इंपल्स यहीं पे वेट कर रहा है. तो उसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, there is going to be straight line, and afterwards the impulse will be passing through this slow processor. उसके बाद में ये AV नोड इस impulse को आगे जाने देता है और बंडल ऑफ हिट्स में impulse जाता है. अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मान लीजिए ये AV नोड जो कि पहले से एक स्लो प्रोसेसर था, ये थोड़ा सा और खराब हो गया. अगर ये AV नोड और खराब हो जाएगा तो ये और स्लो हो जाएगा, और ज्यादा टाइम लेगा. तो अगर ये और ज्यादा टाइम लेगा तो PR, ये जो P वेव के बाद में जो फ्लैट लाइन आती है, ये थोड़ी सी और लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, एंड देन द इंपल्स विल पास थ्रू. तो अगर AV नोड में डैमेज हो जाता है, आप देखो कि PR इंटरवल बढ़ गया. AV नोड में अगर डैमेज हो गया तो PR इंटरवल बढ़ गया, और फिर इंपल्स विल पास, एंड देन द डीपोलराइजेशन ऑफ द सेप्टम इज गोइंग टू हैपन, और उसकी वजह से Q वेव आएगा, देन RS वेव आएगा, एंड देन देयर विल बी T वेव. so this is how it is going to look like. The point is कि AV नोड के खराब होने की वजह से, if there is a damage in the AV node, you can see that the PR interval has been increased. So we have understood that prolonged PR interval can be seen if there is a defect in the AV node. So prolonged PR interval means more than 5 small box, suggestive of defect in AV node. AV node में कुछ ना कुछ defect है, and defect in the AV node it is called as heart block. अगर AV node में defect होता है तो उसको हम बोलते हैं heart block. So it's as simple as that कि अगर AV नोड खराब हो गया तो PR इंटरवल बढ़ सकता है, और अगर PR इंटरवल बढ़ रहा है और that is seen in the ECG, that is called as heart block. Now why there will be a damage in the AV node? AV node क्यों खराब होगा? AV node खराब हो सकता है rheumatic fever के पेशेंट में. AV node can be damaged in hypothyroidism. AV node can be damaged in a patient of sarcoidosis, Lyme disease, toxoplasma. It can be hemochromatosis. So these are some of the common causes of the damage to the AV node. So heart blocks is basically damage to the AV node. So these are the etiologies of the heart block. Now, depending on the severity, the heart block is divided into 3 categories. कि कितना ज्यादा डैमेज हुआ है AV नोड में, उसके अकॉर्डिंग हार्ट ब्लॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. अगर बहुत ही कम डैमेज है तो फर्स्ट डिग्री, ज्यादा है तो सेकंड डिग्री, और उससे भी ज्यादा है तो थर्ड डिग्री. सेकंड डिग्री को इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स, Morbitz 1 and Morbitz 2.
The second degree heart block is further divided into two categories, Morbitz 1 and Morbitz 2. So overall आप देखो कि the damage to the AV node is divided into three categories, first, second and third degree. Now how we are going to identify that in the ECG? For example, आपको उन्होंने एक ECG दिया और उन्होंने ऑप्शंस में दे रखा है आपको कि ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक इट इज. नाउ द मोमेंट यू सी दैट ECG is going towards the heart block, you have to focus on the PR interval. आपको पीआर इंटरवल देखना है क्योंकि हार्ट ब्लॉक की ईसीजी में पीआर इंटरवल बढ़ रहा होगा. नाउ हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मान लीजिए कि ईसीजी दिया आपको कुछ इस तरीके से, आप सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई कर लो पी वेव को और टी वेव को. फॉर एग्जांपल हियर इज द पी वेव, द टी वेव, द पी वेव, टी वेव, पी एंड टी. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इज द पीआर इंटरवल. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस पर्टिकुलर ईसीजी में यहाँ पे पीआर इंटरवल जो था इस ईसीजी के अंदर, लेट्स से इट वाज 8 स्मॉल बॉक्स, इट वाज 8 स्मॉल बॉक्स. मोर देन 5 हो गया ना, ये तो मोर देन 5 हो गया तो हार्ट ब्लॉक हो गया. तो 8 स्मॉल बॉक्स था, मैंने नेक्स्ट वाला कैलकुलेट किया वो भी 8 था, नेक्स्ट वाला भी 8 था. तो यू कैन सी दैट द पीआर इंटरवल इज इंक्रीज्ड एंड इट इज फिक्स्ड, इट इज नॉट चेंजिंग. अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक. तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, देयर इज अ फिक्स्ड prolonged PR interval. Fixed prolonged PR interval, that is called as first degree heart block. Now coming to the second degree heart block. Second degree heart block में there are two types, Morbitz 1 and Morbitz 2. Morbitz 1 and Morbitz 2. Now let's understand this here in a rough diagram. एक बार हम यहाँ पे एक rough diagram में Morbitz 1 को समझते हैं. For example, here is the representation of the SA node. जैसे ही SA node फायर करेगा, the impulse will travel to the right atria, will travel to the left atria, और उसकी वजह से P wave आता है. This impulse will also knock at the gate of AV node. AV node के वहां पे knock करता है और बोलता है कि मुझे आगे जाने दो. बट अभी हम बोल रहे हैं कि AV node थोड़ा सा खराब हो गया, स्लो प्रोसेसर है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा था, तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा था, एंड देन वी आर हैविंग द QRSNT. उसके बाद की चीजें ठीक थी. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो एवी नोड है इसका डैमेज बहुत ही ज्यादा हो गया. और आपको पता है कि वेंट्रिकल के अंदर इंपल्स पहुंचाने का एक ही रास्ता होता है, दैट इज एवी नोड. एंड नाउ वी आर सेइंग कि एवी नोड का डैमेज बहुत ही ज्यादा हो गया. देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ऐसे नोड ने फायर किया, इंपल्स ने पी वेव जनरेट किया, और पी वेव के बाद हमें पता था कि क्यूआरएस आना चाहिए, हर पी के बाद क्यूआरएस आना चाहिए. सो द मोमेंट ऐसे नोड फायर्ड, द इम्पल्स विल गो टू द एवी नोड, और एवी नोड के वहां जाके नॉक करता है कि मुझे अंदर जाने दो. तो एवी नोड क्या था कि ज्यादा टाइम ले रहा था. तो व्हाट वाज हैपनिंग वाज दैट एक बार ऐसा हुआ कि ऐसे नोड ने फायर किया, पी वेव तो जनरेट हो गया और वो इम्पल्स जाके एवी नोड पे नॉक किया, और एवी नोड ने उसको अंदर जाने ही नहीं दिया. अगर जाने ही नहीं दिया तो पी वेव के बाद में क्यूआरएस आएगा ही नहीं, और वो पी वेव वहीं खत्म हो जाएगी, वो कंडक्ट होगी नहीं. अब क्योंकि ये पी वेव कंडक्ट ही नहीं हुई, अगर पी वेव के बाद में क्यूआरएस नहीं आता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी वेंट्रिकल में गई नहीं, तो इसको हम बोल देते हैं ड्रॉप बीट. इट्स अ ड्रॉप पी वेव, कि ये तो आगे गई नहीं. देन अगेन द एसए नोड विल फायर, एसए नोड ने फिर से फायर किया, पी वेव जनरेट हुई, और ये पी वेव फिर एवी नोड ने अंदर जाने दी. अगर अंदर जाने दी तो क्यूआरएस आ जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप बीट. ड्रॉप बीट का मीनिंग ये होता है कि कभी कभी एवी नोड इतना खराब हो जाता है कि व्हेन द एसए नोड फायर्स, द इंपल्स गोज टू द एवी नोड, और एवी नोड उसको अंदर जाने ही नहीं देता. वो इतना स्लो हो गया कि वो अंदर जा ही नहीं पाई वेव, तो पी वेव के बाद में क्यूआरएस आता ही नहीं है, और उसको हम बोलते हैं ड्रॉप बीट. सो व्हाट इज सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. अब आपको ड्रॉप बीट का मीनिंग समझ में आ गया. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. सेकंड डिग्री में मोबिट्स 1 क्या होता है, तो हमने क्या किया कि सारी पी वेव और टी वेव को लेबल कर दिया. पी के बाद में क्यूआरएस आ रहा है, after the P wave we are having the QRS, then is the T wave, after P wave we are having the QRS, then the T wave, the P wave, the QRS and the T wave. Then we were having a P wave which was not followed by QRS. इस P के बाद में तो QRS आया ही नहीं, मतलब ये P आगे कंडक्ट ही नहीं हुई, और इस P wave का क्या नाम हो जाएगा, ड्रॉप बीट. इट्स कॉल्ड एज ड्रॉप बीट. And then again we are having the P wave and the QRS, P wave and the QRS. So you are having a drop beat. Now the moment you have the drop beat, आपको ये देखना है कि PR इंटरवल जो है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मान लीजिए आपने देखा कि यहाँ पे ड्रॉप बीट आया,
So you will see the PR interval. You will see the PR interval. For example, मान लीजिए यहाँ पे PR interval था 6 small box. Here it was 7 small box. Here it is 8 small box. So you can see that the PR interval is increasing और एक point ऐसा आया कि वो P wave conduce ही नहीं हुआ ventricle के अंदर और drop beat आ गया. And then again the same cycle will be repeated. The 6 small box, 7 small box, 8 small box, drop beat. So if that pattern is there, this is called as Mobitz 1, which is also called as Wenckebach phenomenon. This is also called as Wenckebach phenomena. So Mobitz 1 या Wenckebach phenomena में what is happening with the PR interval is there is progressive prolongation of PR interval. Followed by drop beat. There is a progressive prolongation. PR interval बढ़ता ही जा रहा है. इसी कैटेगरी में एक और होता है Mobitz 2, जो कि Mobitz 1 से ज्यादा सीरियस है. इसके अंदर क्या होता है? If you again label the P wave, the T wave, the P wave, the T wave, you will find कि एक ऐसा P wave आ रहा है जिसके बाद में QRS आया ही नहीं. अगर P wave के बाद में QRS नहीं आ रहा है तो उस P wave का नाम हो जाएगा drop beat. So here also we are having the drop beat. So Mobitz 1 और Mobitz 2 दोनों के अंदर drop beat आता है. तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि Mobitz 1 होगा, Mobitz 2 होगा? Mobitz 2 के अंदर जो होता है वो PR इंटरवल जो होता है वो चेंज नहीं हो रहा था. फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे PR इंटरवल था 6 स्मॉल बॉक्स, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और फिर ड्रॉप बीट आ गया. फिर वापस से 6 स्मॉल बॉक्स ड्रॉप बीट. So here you can see that the PR interval is not changing. So I can say it is a fixed PR interval. The fixed PR interval followed by drop beat. So there are two types in the second degree, Mobitz 1 and Mobitz 2. कैसे पता करना है? सबसे पहले तो ड्रॉप बीट को आइडेंटिफाई कर लेना है. जैसे ही आपकी ड्रॉप बीट आइडेंटिफाई हो जाती है, उसके पहले वाला PR इंटरवल और उसके बाद वाला PR इंटरवल ये आपको देख लेना है. अगर वो अलग अलग है तो Mobitz 1 है, लेकिन अगर ड्रॉप बीट के पहले वाला PR इंटरवल और बाद वाला PR इंटरवल सेम है तो वो हो गया सेकेंड डिग्री. सो दिस इज हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई सेम है या अलग अलग है. ड्रॉप बीट आइडेंटिफाई कर लो, उससे पहले का PR इंटरवल, उसके बाद का PR इंटरवल देख लो और उनको देख लो, कंपेयर कर लो कि सेम है या अलग अलग है. अगर अलग अलग है तो Mobitz 1 है, सेम है तो Mobitz 2 है. राइट. Coming to the next one, that is third degree heart block, the most severe one, the third degree heart block. What happens in third degree heart block is कि जैसे ही ऐसे नोड फायर किया, the impulse will travel in the atria and because of that we are going to generate the P wave. P wave आता है उसकी वजह से. तो और ये इंपल्स जो था ये वेंट्रिकल में जाना था वाया द AV नोड. अब AV नोड इतना खराब हो गया है कि दैट इज नॉट ट्रांसमिटिंग इवन अ सिंगल इंपल्स फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल. एट्रिया से वेंट्रिकल में इंपल्स जा ही नहीं रहा है. अगर ऐसा हो जाता है, इफ देयर इज अ कंप्लीट डैमेज, there is no electrical impulses transmitting via the AV node. This is called as AV dissociation. AV dissociation हो गया. Now what is going to happen? Impulse जा ही नहीं रहा है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? फिर वेंट्रिकल की मसल कैसे एक्टिवेट होगी? समवन हैज टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब क्योंकि एट्रिया से इंपल्स नहीं आ रहा है तो द रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन बाय बंडल ऑफ हिस. अब बंडल ऑफ हिस बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इंपल्स जनरेट करता हूं और मैं वेंट्रिकल को डीपोलराइज करूंगा. सो नाउ द इंपल्स विल बी जनरेटेड बाय द बंडल ऑफ हिस and that impulse is going to depolarize the ventricle, and we know that ventricular depolarization will lead to QRS. Normally तो what happens is कि हमारे हार्ट में एक ही पेस मेकर था, that was SA node. SA node पहले एट्रिया को डीपोलराइज कर रहा था, फिर वही इंपल्स आगे जाके वेंट्रिकल को डीपोलराइज कर रही थी. इसीलिए ECG में पहले P वेव आता है और P के बाद में there is QRS. So there was a very nice rhythmic movement was happening in the heart. क्योंकि ऐसे नोड फायर कर रहा था, उससे पहले P वेव आ गया, वही इंपल्स आगे गई और आगे जाके QRS बना दिया. अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया कि ऐसे नोड जो है वो केवल एट्रिया को कंट्रोल कर पा रहा है, वेंट्रिकल को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा. वेंट्रिकल को कौन कंट्रोल कर रहा है? बंडल ऑफ हिस. ऐसे नोड जो होता है वो एक मिनट में फायर करता है, से फॉर एग्जांपल लेट्स से 70-75 टाइम्स. बंडल ऑफ हिस तो इतना फास्ट फायर नहीं कर सकता है. बंडल ऑफ हिस तो मैक्स टू मैक्स फायर कर पाएगा 40 to 45 टाइम्स इन अ मिनट.
तो इस पेशेंट में क्या होगा कि इसका जो एट्रिया होगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा 70 टाइम्स, 1 मिनट में 70 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे जस्ट 45 टाइम्स. देयर इज नो सिंक्रोनस मूवमेंट इज हैपनिंग बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल. तो उसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि नॉर्मली तो पी के बाद में क्यूआरएस आना चाहिए था हर बार, बट यहाँ पे तो पी वेव अलग चल रहा है, क्यूआरएस अलग चल रहा है, दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है. So there is a complete haphazard movement will be there. P wave will be coming on its own. The QRS will be coming on its own. Obviously, the P wave will be coming more frequently. The P wave will be coming more frequently than the QRS, and there is no relation between them. So if you see the ECG, it will look like this. If I label the P waves here, आप देखिए, here is the P wave, here is the P wave. ये यहाँ पे QRS के ऊपर चढ़ गया P wave, then the T wave. Here the P wave, P, T. You can see that कि बहुत ही random places पे P wave आ रहा है, and there is no relation between the P and QRS. कोई relation ही नहीं है. P wave अपनी मर्जी से आ रहा है, QRS अपनी मर्जी से आ रहा है. So the atrial rate is called as the P wave, and the ventricular rate is called as the QRS. And here you can see the atrial rate is more than the ventricular rate. This particular thing is called as the third degree heart block or the complete heart block. Third degree heart block or complete heart block. So there is no relation between P and QRS. There is no relation between P and QRS. There is a complete AV dissociation is going to be there. Because of that, what is going to happen is the clinical features will be like this. See, normally what is happening is कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड वेंट्रिकल में आता है, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. सो देयर वाज अ वेरी नाइस रिदमिक मूवमेंट और सिंक्रोनस मूवमेंट वाज हैपनिंग. देखिए कैसे, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता था तब वेंट्रिकल रिलैक्स करता था, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एट्रिया रिलैक्स करता है. बट अब इसमें ऐसा नहीं होगा. एट्रिया अपने हिसाब से काम कर रहा है, वेंट्रिकल अपने हिसाब से काम कर रहा है. सो समटाइम इट मे हैपन कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें. आपके और मेरे अंदर तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इस पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें. मतलब कि जब पी वेव आ रहा है उसी टाइम पे क्यूआरएस आ रहा है. आप देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिए, हियर यू कैन सी द पी एंड क्यूआरएस इज कमिंग साइमल्टेनियसली. इसमें भी आ रहा है साइमल्टेनियसली. सो अगर पी और क्यूआरएस साइमल्टेनियसली आ जाएगा तो एट्रिया और वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. और अगर ऐसा हो गया तो पेशेंट के हार्ट से जो आउटपुट निकलना था, जो ब्लड एओर्टा में आना था, वो तो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए. तो इफेक्टिव आउटफ्लो निकलेगा ही नहीं. एओर्टा में ब्लड नहीं आएगा तो कैरोटिड में ब्लड नहीं जाएगा तो ब्रेन में नहीं जाएगा. And if that happens for few seconds, if the blood is not going to the brain, the patient will lose the consciousness. So in the complete heart block, there can be recurrent syncope episode. पेशेंट को recurrent syncope भी हो सकते. बार बार पेशेंट जो है will lose the consciousness, and that is called as Stokes-Adams syndrome. Patient can lose the recurrent syncope episode will be there, that is called as Stokes-Adams syndrome. थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में देखने को मिलता है. थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में इफ वी सी द जेवीपी फाइंडिंग, मैंने आपको बताया था कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में, द जेवीपी विल बी वेरी ह्यूज ए वेव विल बी देयर, दैट इज कॉल्ड एज द कैनन ए वेव. कैनन ए वेव विल बी देयर, right? So this is called as the third degree heart block or the complete heart block. So let's summarize this, the heart blocks. In the first degree, there was fixed prolonged PR interval, and there is no drop beat. There is no drop beat. When it comes to Mobitz 1 and Mobitz 2, yes, the drop beat was present. Mobitz 1 and Mobitz 2 में drop beat तो होता है. मैंने आपको बताया था कैसे उनको डिफरेंशिएट करना है कि पीआर इंटरवल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो इन Mobitz 1 देयर इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द पीआर इंटरवल. Progressive increase in the PR interval, whereas the Mobitz 2, it is the fixed PR interval with the drop beat, that is Mobitz 2. When it comes to complete heart block, means there is no relation between P and QRS. No relation between P and QRS, called as complete heart block. How we are going to treat these conditions? When it comes to the first degree and the Mobitz 1, the Wenckebach phenomena, we don't have to worry much. We just have to wait and watch. We just need to observe the patient. Whereas the Mobitz 2 and the third degree heart block, they are more severe. First, we will plan for a temporary pacemaker, and
If not reverted back, then we need to go for a permanent pacemaker. We need to put a pacemaker. So this is how we are going to manage a patient of heart. Now there are some special scenarios in the heart block. Let's see this ECG, and again let's label the waves. The wave which is just before the QRS is going to be the P wave and the T wave. Even you can see the morphology also. The P wave and T wave morphology is slightly different, and based on that, अगर मैं आपसे ये पूछूं आप ये morphology देखिए, तो आप morphology देख के ये identify कर पाएंगे कि ये वाला wave कौन सा है. Yes, it is looking very similar to P wave, means this is also a P wave. So if I label that in this patient, here is the P wave, here is the P wave, then is the QRS, and then is the T wave. So what we have identified here is, इस patient में हमने ये identify किया कि इसमें एक बहुत ही peculiar pattern आ रहा है. After every 2 P wave, 1 QRS is coming. After every 2 P wave, 1 QRS is coming. और या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, आप देखिए ये वाला P wave के बाद में QRS नहीं आया, मतलब कि ये ड्रॉप बीट हो गया. इस वाले P wave के बाद में QRS नहीं आया, मतलब ये ड्रॉप बीट हो गया. So there is every alternate P wave is getting dropped. In this particular ECG आप देखो ये ड्रॉप बीट हुआ, फिर ये आगे चला गया, QRS आ गया इसके बाद, तो फिर वापस से ड्रॉप बीट आया, then again the next P wave will go to the ventricle, will generate the QRS. So every alternate P wave is getting dropped. अगर इस ECG में आपको बोलूं कि इसमें P wave और QRS का रेशियो निकालते हैं, तो after every 2 P wave there is 1 QRS. हर 2 P wave के बाद में एक QRS आ रहा है. This is called as 2:1 block. Called as 2:1 block. So after every 2 P wave 1 QRS. After every 2 P wave 1 QRS, 2:1. अगर ऐसा होता है कि हर 3 के बाद में एक QRS आ रहा है, after every 3 P waves 1 QRS is coming, that is 3:1. So we can have 2:1, 3:1, 4:1 block also. When it comes to, there is a pharma correlation here. If you give metoprolol decreases the heart rate. Verapamil also decreases the heart rate. दोनों ड्रग्स हार्ट रेट को कम करती है, इसीलिए हम मेटोप्रोलोल और वेरापामिल साथ में देना अवॉइड करते हैं. बिकॉज मेटोप्रोलोल और वेरापामिल दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ एवी नोडल ब्लॉक. एवी नोड को ब्लॉक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से पेशेंट को सिग्निफिकेंट ब्रेडिकार्डिया हो सकता है. Patient is having a significant risk of bradycardia. That is why we don't give the beta blocker and verapamil together. Now let's do some practice questions. These are the 5 practice questions which are there for the heart block. Let's first do the first one. The options are written in front of you. The moment you see such options in any given ECG in your exam, what you will do is, जब भी आपको ये देखते ही पता लग जाएगा ना यार, ऑप्शन में दे रहा है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, मोबिट्स 1, मोबिट्स 2, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ट ब्लॉक की ECG. सबसे पहले क्या करो, आप आइडेंटिफाई कर लो P वेव और T वेव को. उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ड्रॉप बीट है या नहीं है. तो हियर इज द P वेव, नेक्स्ट इज द T वेव, द P वेव, द T वेव, P, T, P, and after the P wave there is no QRS, again the P and T. अब जैसे ही आपको एक ऐसा P wave मिल गया which is not followed by QRS, means this is drop beat. आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि ड्रॉप बीट है या नहीं है. अगर ड्रॉप बीट है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर इट्स अ मोबिट्स 1 और मोबिट्स 2. कैसे पता करेंगे? जस्ट बिफोर एंड आफ्टर का PR इंटरवल देख लो. यहाँ पे PR इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे PR इंटरवल है इतना सा. So you can see that the PR interval is changing. ड्रॉप बीट के पहले और बाद का PR इंटरवल अलग अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोबिट्स 1. This is मोबिट्स 1 or the Wenckebach phenomena. Let's see the next question. Again the same exercise we'll do. QRS के पहले वाला वेव P वेव हो गया, then is the T wave. P, T, P, T, P, T, and there is a P which is not followed by QRS. वापस P wave आ गया. So we have identified that okay, here is the drop beat. जैसे ही ड्रॉप बीट आ गया, अब हमारे दिमाग में चल रहा है या तो ये मोबिट्स 1 है या मोबिट्स 2 है. मुझे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए PR इंटरवल को देखना है ड्रॉप बीट के पहले और बाद में. तो जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, तो here you can see the PR interval is from here to here, almost 9 small box, and here the PR interval is from here to here, almost 7 small box. So you can see that they are changing. The PR interval is changing before the drop beat, and after the drop beat they are changing. So if they are changing, it is going towards mobits 1.
Again, Morbid's one. Coming to the next one. If I label the P wave here is the P wave. You can see the shape of this P wave. ये shape की जो भी wave है वो सारी P wave है. So here is the P wave. Here is the P wave. Then is the T wave. Here is the P wave. और इस शेप के जो भी वेव है सारे P wave है. So I am labeling them P wave, T. Then I am labeling the T waves. आप देखो P wave कहीं पे भी आ रहा है. ये कभी QRS के पहले भी आ रहा है, QRS और T wave के बीच में आ रहा है, कभी ये T wave के ऊपर चढ़ गया. So there is no relation between the P and QRS. और P wave की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है compared to QRS. QRS तो केवल 3 आए थे, आप देखो P wave तो बहुत सारे आ गए. So this particular thing is referred as the complete heart block, the third degree heart block. The atrial rate is much more higher than the QRS. Then the next one. The wave which is just before the QRS is generally the P wave. तो ये P wave जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 वेव थे, मुझे ये पता नहीं लग रहा था कि कौन सा P है और कौन सा T है. लेकिन अब मेरे को जैसे ही समझ में आ गया कि QRS से पहले वाला जो वेव है वो P wave है. आप P wave का शेप देखो, ऐसा स्लैंटिंग और इस तरीके का दिख रहा है, टेंट जैसा दिख रहा है. तो ये वाली वेव जो है ये भी वैसी दिख रही है, तो इसका नाम भी P wave हो गया. इज ऑल्सो P wave. Then after the QRS, the wave that is there is the T wave. So here is the P wave and the T wave, and something like this. This pattern is going on. So you can see that after every 2 P wave, 1 QRS is coming. After every 2 P wave, 1 QRS is coming. हर 2 P के बाद में एक QRS आ रहा है. और अगर ऐसा होता है हर 2 P के बाद में एक QRS आ रहा है, this is 2:1 pattern. This is 2:1 block. After every 2 P wave, 1 QRS is coming. Let's see the next one. Again the same exercise, the P wave, the T wave, the P wave not followed by QRS, again there is a P wave. The moment there is a P wave not followed by QRS means this is a drop beat. And if there is a drop beat means it's going to be a Morbitz 1 or Morbitz 2, either Morbitz 1 or Morbitz 2. So I will see the PR interval. यहाँ पे PR interval था, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे PR interval है, यहाँ से लेके यहाँ तक. Same. If the PR interval is same before and after the drop beat, they are not changing, they are same, means it's going towards the Morbitz 2. So it is a Morbitz 2. Morbitz 2 heart block. So this is how we identify the heart block. Now, these are the pathologies which are related with the prolonged PR interval. Prolonged PR interval, ये जो पूरा डिस्कशन हमने चालू किया था, ये डिस्कशन हम पढ़ रहे थे PR इंटरवल की हेडिंग के अंदर. नॉर्मली जो PR इंटरवल होता है 3 to 5 स्मॉल बॉक्स होता है, और अगर 5 से ज्यादा हो जाता है तो दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द हार्ट ब्लॉक. अब हम बात करेंगे कि कभी कभी कुछ पैथोलॉजीज में PR इंटरवल लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स हो जाता है, PR इंटरवल 3 से भी कम हो जाता है. अगर ऐसा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम. The very hot favorite topic of netboard, pre-excitation syndrome. If the PR interval is less than 3, it is going towards the pre-excitation syndrome. So let's understand how it is possible कि PR interval less than 3 हो जाएगा. More than 5 तो समझ में आ रहा था कि AV node खराब हो गया तो more than 5 हो गया, लेकिन less than 3 कैसे हो सकता है? How it is possible? So now we are going to discuss the short PR interval, means the PR interval is less than 3 small box. If we say that in the millisecond, we know that one small box is 40 millisecond. So PR interval less than 120 millisecond is called a short PR interval. ऐसा कैसे होगा? देखिए, जैसे ही ऐसे नोड फायर करता है, जैसे ही ऐसे नोड ने फायर किया, उसकी वजह से जो वेव आया दैट इज P वेव. P वेव आ गया. अभी तक तो सब कुछ ठीक है. नाउ दिस इंपल्स विल गो एंड विल नॉक एट द गेट ऑफ AV नोड कि मुझे अंदर जाने दो. तो AV नोड पहले चेक करेगा कि अंदर कोई पहले से इंपल्स तो नहीं घूम रहा है. अगर पहले से इंपल्स घूम रहा है तो AV नोड नहीं जाने देता है. एंड वी नो दैट AV नोड इज अ स्लो प्रोसेसर, ये अपना टाइम लेगा. इस वाले पेशेंट में प्रॉब्लम ये थी
कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक एबनॉर्मल कंडक्शन पाथवे था. देयर वाज अ एबनॉर्मल कंडक्शन पाथवे बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाय बर्थ. एंड दिस पर्टिकुलर एक्सेसरी पाथवे विच वाज देयर, इसका नाम था बंडल ऑफ केंट. So there was an accessory connection between the left atria and left ventricle. लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक्सेसरी कनेक्शन था. उसकी वजह से क्या हुआ, इट इज लाइक अ बाईपास हाईवे. इट्स लाइक अ बाईपास हाईवे. जैसे ही ऐसे नोड ने फायर किया, राइट एट्रिया डीपोलराइज हुआ, फिर लेफ्ट एट्रिया डीपोलराइज हुआ, और ये इंपल्स जैसे ही लेफ्ट एट्रिया डीपोलराइज हुआ, यहां से ये इंपल्स इस बाईपास कंडक्टरी पाथवे से होते हुए तुरंत लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गई. इंपल्स तुरंत पहुंच गई. तो यू कैन सी दैट वी हैव बाईपास द एवी नोड. अगर आपने एवी नोड को बाईपास कर दिया, एवी नोड तो स्लो प्रोसेसर था, इसलिए पीआर इंटरवल जो आता था वो 3 to 5 स्मॉल बॉक्स आता था. लेकिन अब इंपल्स तुरंत चला गया, तुरंत चला गया. तो जैसे ही आप देखो लेफ्ट एट्रिया का इंपल्स खत्म होगा, लेफ्ट एट्रिया का एक्टिवेशन खत्म होगा, और उसके बाद तुरंत वेंट्रिकल में इंपल्स चला गया, तो वहां पे डीपोलरेशन चालू हो जाएगा. नॉर्मली तो पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी एवी नोड के थ्रू आती, तो सबसे पहले डीपोलेशन कौन से पार्ट का होता है, वेंट्रिकल में सबसे पहले सेप्टम का होता. बट यहाँ पे तो सेप्टम का होगा ही नहीं. यहाँ पे डायरेक्टली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल इज गोइंग टू डीपोलराइज. सेप्टम के डीपोलराइजेशन से क्यू वेव आता है. अब यहाँ पे तो क्यू वेव आएगा ही नहीं. क्यू वेव इसलिए नहीं आया क्योंकि सेप्टम पहले डीपोलराइज नहीं हो रहा है. पहले कौन सा डीपोलराइजेशन हुआ, रिमेनिंग पार्ट का, और रिमेनिंग पार्ट से कौन सा वेव आता है, आरएस वेव. तो जैसे ही पी वेव खत्म हुआ, द सेकेंड हाफ ऑफ द पी वेव विच इज रिलेटेड विद द लेफ्ट एट्रिया, suddenly after that there is going to be RS wave, something like this. There is going to be RS wave, and then there is going to be the T wave. So because of this accessory pathway, you can see that we have bypassed the AV node. और जैसे ही हमने AV node को bypass किया, PR interval बहुत short हो गया, PR interval बहुत short हो गया. Almost P wave के तुरंत बाद QRS चालू हो गया. So what are the things that you have seen? If there is a accessory pathway between the left atria and left ventricle, this is referred as the Wolff-Parkinson-White syndrome. Wolff-Parkinson-White syndrome. This is basically is a pre-excitation syndrome. This is a type of pre-excitation syndrome. इसके अलावा भी और भी pre-excitation syndrome होते हैं, but this is the important one to be remembered. Now, what are the various ECG changes that you are going to notice? Obviously, you can see that there is absent Q wave. Q wave तो आई नहीं, there is absent Q wave. If you see the QRS, it is having some very peculiar features. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके आप समझना. देखिए, अब impulse यहाँ से आ गया, तो now the impulse is supposed to depolarize the ventricle. वेंट्रिकल को नॉर्मली जो डीपोलराइज करता है वो तो पुरकिंजे फाइबर करता है. वेरी फास्ट, द मोस्ट स्पीड कंडक्शन हैपेंस इन द पुरकिंजे फाइबर. सबसे फास्ट कंडक्शन ही पुरकिंजे फाइबर में होता है. लेकिन पुरकिंजे फाइबर बहुत लॉयल है. पुरकिंजे फाइबर को अगर आपको यूज करना है, द इंपल्स हैज टू कम फ्रॉम द बंडल ब्रांचेस. मतलब कि अगर ऑर्डर जो है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, वो बंडल ऑफ फेस, लेफ्ट बंडल, राइट बंडल के थ्रू आएगा ना, तो ही आप पुरकिंजे फाइबर्स को यूज कर सकते हो. अब यहाँ पे तो क्या हो गया कि आप इंपल्स को कहीं और से लेके आ गए, तो पुरकिंजे फाइबर बोलेगा मैं इस इलेक्ट्रिसिटी को स्प्रेड नहीं करूंगा, तुम्हें जैसा करना है वैसे कर लो, मैं नहीं करने वाला. अब अगर हमारे को खुद से इसको करना पड़ेगा, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज the first myocyte will depolarize here. The moment the impulse will come, first myocyte will depolarize, then the next myocyte, then the next myocyte, then the next myocyte, and this is called as intermyocyte conduction. और intermyocyte conduction जो होता है वो पुरकिंजे फाइबर से तो बहुत ही स्लो होता है. इट इज वेरी स्लो. अगर पुरकिंजे से वो करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्लो है, तो पूरे वेंट्रिकल को डीपोलराइज करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. सो आई कैन से इट इज गोइंग टू टेक more time to depolarize ventricle. वेंट्रिकल को डीपोलराइज करने में बहुत टाइम लगेगा. और वेंट्रिकल के डीपोलरेशन को कौन सी वेव बोलते हैं? वेंट्रिकल डीपोलरेशन को तो हम बोलते हैं QRS. तो इसका जो QRS बनेगा वो बहुत ही वाइड बनेगा. इट इज गोइंग टू बी ब्रॉड और वाइड QRS, क्योंकि इंटरमायोसाइट कंडक्शन हो रहा है ना, तो बहुत धीरे धीरे होता रहेगा. तो हियर यू कैन सी दैट इसका जो QRS है, नॉर्मली जो QRS होता है वो तो 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्स में खत्म हो जाता है. बट यहाँ पे QRS का ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा होगा. इज गोइंग टू बी वेरी मच मोर. सो द सेकंड चेंज दैट यू आर गोइंग टू नोटिस इज वाइड QRS. द QRS इज गोइंग टू बी मोर देन 2.5 स्मॉल बॉक्स. देन द थर्ड थिंग दैट यू विल नोटिस इज, आप यहाँ पे देखिए,
Here is the ECG of WPW syndrome. The P wave में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. P wave के बाद में there is no Q wave and there is a sudden upsloping that is happening and then the QRS and then the T wave. So you can see there is no Q wave. There is no Q wave in this ECG. There is wide QRS. Third thing that you can notice is कि ये जो QRS है इसमें बहुत ही peculiar pattern है कि there is a sudden upsloping that is happening और ये जो sudden upsloping होती है this is referred as delta wave. So the third thing that you are going to notice is the delta wave. And fourth is obviously short PR interval. So these are the four changes that you are going to notice in the WPW syndrome. There is going to be absent Q, wide QRS, delta wave and short PR interval. एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, उन्होंने ये बोला था all of the following are the features of WPW syndrome ECG except, and the options were absent Q, wide QRS, delta wave, prolonged PR interval. No, prolonged PR interval it is seen in heart block. यहाँ पे कौन सा PR interval होता है? Short PR interval, right? So this is called as the WPW syndrome. अब WPW syndrome में वो जो एक्सेसरी पाथवे था जो मैंने आपको ये ब्लू कलर में बताया, ये एक्सेसरी पाथवे लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के अगर बीच होता है तो उसको हम बोलते हैं टाइप ए WPW syndrome, which is more common. अगर ये एक्सेसरी पाथवे राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच होता है तो इसको हम बोलते हैं टाइप बी WPW syndrome. So we have two types of WPW syndrome, type A and type B. That depends कि where the accessory pathway is there. Between right atria right ventricle है तो type B है, left atria left ventricle के बीच में तो type A. More common type A होता है. इसको ठीक कैसे करेंगे? इसमें पेशेंट को प्रॉब्लम ये होती है कि इसको बीच बीच में पेशेंट को palpitation, dizziness, syncope episodes. These are the various problems that can be there with the WPW syndrome depending on the severity of the accessory pathway. बट द पॉइंट इज कि मान लीजिए आपने WPW सिंड्रोम का डायग्नोस कर लिया, अब इसको ठीक करना था. अब प्रॉब्लम ये है, ये सारी चीज इसलिए हुई क्योंकि ये एक्सेसरी पाथवे था. इसको ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये होगा कि हम इस एक्सेसरी पाथवे को कट कर दें. अगर हम इस एक्सेसरी पाथवे को कट कर दें तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिजियोलॉजिकल तरीके से AV नोड के थ्रू जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो इसको बर्न करना पड़ेगा हमें. दैट इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन दैट वी हैव टू डू. सो one treatment option that we are having is that we can go for a radio frequency ablation. We can go for radio frequency ablation. But radio frequency ablation के साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है कि अब यहाँ पे तो मैंने एक्सेसरी पाथवे को आपको इसको ब्लू कलर से ऐसे अलग हाईलाइट करके बता दिया, लेकिन जब आप ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हो तब ये कोई ऐसा ब्लू कलर का चमकता हुआ तो नहीं दिखता ना. आपको तो एब्लेटर लेना है और अंदाज से इसको कट करना है. अब ये एक्सेसरी कनेक्शन तो यार यहाँ पे भी हो सकता था, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच हो सकता है, यही यहाँ पे होता. तो जो डॉक्टर इस प्रोसीजर को करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेटर जो यूज करेगा, उसको क्या करना है कि ECG देख के ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो एक्सेसरी पाथवे उसकी प्रोबेबल लोकेशन किस जगह पे हो सकती है. वो छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस देखेंगे ECG में और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे. मान लीजिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक्सेसरी पाथवे जो है वो इस जगह पे और उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेटर से इसको बर्न करना चालू किया. अब क्योंकि ये AV नोड के बहुत पास था, ऐसा नहीं है कि AV नोड आपको कोई हार्ट के अंदर दिख रहा है, राइट. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू डू द रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जब आप इसको कट कर रहे थे एक्सेसरी पाथवे को, कभी कभी गलती से AV नोड भी कट हो जाता है. और अगर AV नोड भी कट हो गया, आप देखो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में इस पेशेंट में दो एब्नॉर्मल दो कनेक्शन थे, एक एक्सेसरी पाथवे एक AV नोड, और हमने दोनों को कट कर दिया. और अगर हमने दोनों को कट कर दिया तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का कनेक्शन ही खत्म हो गया. मतलब इस पेशेंट को तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया, राइट, एंड ही मे रिक्वायर अ पेसमेकर. सो दैट इज अ प्रॉब्लम विद दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कि कभी कभी हम AV नोड को भी डैमेज कर देते हैं. सो लेट्स राइट डाउन द साइड इफेक्ट ऑफ दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ AV नोडल डैमेज. AV नोडल डैमेज हो सकता है. So what are the other drug options that we are having? There are two drugs such as procainamide and flecainide. प्रोकेनामाइड और फ्लेकेनाइड क्या करता है कि ये जो एक्सेसरी पाथवे होता है ना, इसको स्लो डाउन कर देता है. एक्सेसरी पाथवे जो था बंडल ऑफ कैंट, इसको स्लो कर देगा प्रोकेनामाइड फ्लेकेनाइड.
तो अगर हमारे को रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन नहीं करना तो उस पाथवे को हम स्लो कर देते बाय गिविंग दीज ड्रग्स. सो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज द पेशेंट ऑफ WPW सिंड्रोम. WPW सिंड्रोम वाले को हम कभी भी एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन करने नहीं देते, क्योंकि अगर उसकी हार्ट रेट बहुत बढ़ेगी तो ऐसे नोट बहुत जल्दी जल्दी फायर करेगा और बहुत जल्दी जल्दी इंपल्स जो है वो वेंट्रिकल में जाएंगे और उसकी वजह से वेंट्रिकल्स की स्पीड बढ़ जाएगी. वी डोंट वांट दिस टू हैपन. सो द सच एज द प्रोसीजर TMT, ट्रेडमिल टेस्ट, WPW सिंड्रोम में हम नहीं कराते. वी TMT इन WPW सिंड्रोम इज अवॉइडेड. वी डोंट वांट दिस टू डू इन द पेशेंट. हम चाहते ही नहीं कि उसकी हार्ट रेट बढ़े. अगर हार्ट रेट बढ़ेगी तो उसके अंदर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. अब यहाँ पे हम एक और टर्म को समझ लेते हैं. दो टर्म होते हैं, एंटीड्रोमिक एंड ऑर्थोड्रोमिक. एंटीड्रोमिक और ऑर्थोड्रोमिक का मतलब क्या है कि एवी नोड के थ्रू कंडक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको उसके अकॉर्डिंगली हमने दो टर्म डिवाइस किए. अब यहाँ पे देखिए आप, पहले समवेयर हियर इज द एवी नोड. मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एवी नोड है, हियर इज द एसए नोड. जैसे ही एसए नोड ने फायर किया, इंपल्स जो है एवी नोड में गया, एवी नोड से होता हुआ वेंट्रिकल्स में गया और इस पेशेंट के अंदर एक एबनॉर्मल कनेक्शन था. अभी WPW सिंड्रोम को साइड में रख दो, अभी साइड में रख दो. व्हाट इज हैपनिंग इज, यहां से गया और यहाँ पे एक एक्सेसरी पाथवे था और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई और ये वापस यहाँ से लूप के थ्रू अंदर घुस गई. अगर आप देखो यहाँ पे भी एक्सेसरी पाथवे था और उसकी वजह से कंडक्शन का कुछ इस तरीके का लूप बन गया. अभी WPW सिंड्रोम की बात नहीं कर रहे, अभी आप एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे WPW पे. आप एक दूसरा सिस्टम देखो. ऐसे नोड ने फायर किया, इंपल्स एवी नोड पे आया और ये इंपल्स जो था राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया में भी गया और यहाँ पे एक एक्सेसरी पाथवे था और इस एक्सेसरी पाथवे से ये तुरंत इधर चला गया और इधर जाके ये घूम के एवी नोड के थ्रू बाहर निकला और ये वापस से इस लूप में चल रहा है. तो आप देखो कि एक्सेसरी पाथवे से दो तरीके का कंडक्शन हो सकते हैं. या तो ये वाला हो सकता है जो हमने WPW सिंड्रोम में अभी देखा कि लेफ्ट एट्रिया से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गई वाया दिस एक्सेसरी पाथवे, राइट. अगर ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज एंटीड्रोमिक सर्कुलेशन. एंटीड्रोमिक इसलिए बोला है कि आपको ये देखना है कि एवी नोड में कंडक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में हो रहा है या अपोजिट में हो रहा है. आप यहाँ पे देखो एवी नोड के यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है, एवी नोड के अंदर जो कंडक्शन हो रहा है ये तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, एंटी हो गया है. तो अगर इस तरीके का डायग्राम आ रहा है कि WPW सिंड्रोम में यही हो रहा है कि लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से घूम के सेप्टम से होता हुआ वापस ऊपर आ गया, अगर ऐसा कंडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं एंटीड्रोमिक. तो एंटीड्रोमिक कंडक्शन इट इज सीन वेयर इट कैन बी सीन इन WPW सिंड्रोम. एंड हियर यू कैन सी दैट द कंडक्शन इज हैपनिंग वाया द एवी नोड ओनली, बट ये घूम के इधर से वापस ऊपर आ रहा है, इधर से घूम के ऊपर आ रहा है. अगर ऐसा होता है इसको बोलते हैं ऑर्थोड्रोमिक. ऑर्थोड्रोमिक ऑर्थोड्रोमिक उस कंडीशन में होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सेसरी पाथवे है लेकिन वो एक्सेसरी पाथवे एवी नोड से भी स्लो है, एवी नोड से भी स्लो है. एक्सेसरी पाथवे तो है लेकिन एवी नोड से स्लो है, तो इंपल्स जो होगा वो एवी नोड के थ्रू जाएगा और यहाँ से होता हुआ वापस ऊपर आएगा. दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोड्रोमिक and this is called as antidromic. So WPW syndrome comes under the category of antidromic, right? So this is just to make you understand the term about the orthodromic and antidromic that you might see in some of the options in the ECG. Then the next pathology that we are discussing is the pathology of the Q wave. Normally जो Q wave होता है that should fit in one small box. एक छोटे small box में fit हो जाना चाहिए. ना तो डेप्थ उसकी ज्यादा होनी चाहिए, ना विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, एक स्मॉल बॉक्स में क्यू वेव नॉर्मली फिट हो जाना चाहिए. अगर क्यू वेव एक स्मॉल बॉक्स से बड़ा है दैट इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल क्यू वेव. और पैथोलॉजिकल क्यू को हम लिखते हैं कैपिटल क्यू से, दैट इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल क्यू वेव एंड रिटन एज कैपिटल क्यू वेव. ये कैपिटल क्यू वेव हमें तीन कंडीशन में याद रखना है. एक तो ये हमें दिखाई देता है ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में. अगर किसी को पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है तो मायोकार्डियम में उसके अंदर स्क्लेरोसिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, यू कैन हैव द लार्ज क्यू वेव. देन लार्ज क्यू वेव कैन आल्सो बी सीन इन HOCM पेशेंट. वी हैव डिस्कस्ड इन हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस कि उन पेशेंट्स के अंदर भी हमें लार्ज क्यू वेव देखने को मिल सकता है. द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म. These are the three conditions where we can have the large क्यू वेव. ओल्ड MI तो मैंने आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में पढ़ाया था, वहां पे लार्ज क्यू आ सकता है. HOCM में मैंने आपको बताया लार्ज क्यू आ सकता है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म वी विल डिस्कस इन द रेस्पिरेटरी पार्ट.
जब हम पूरे पल्मोनरी एम्बोलिज्म को अलग से डिस्कस करेंगे उसमें भी मैं वापस से आपको बताऊंगा कि उसके अंदर भी लार्ज क्यू आ सकता है। बट क्योंकि अभी हम ईसीजी वाला सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में 2 एमसीक्यू आते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ईसीजी चेंज एंड व्हाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक ईसीजी चेंज। मोस्ट कॉमन ईसीजी चेंज होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एक ब्लड क्लॉट फंस गया, उसको हमने बोल दिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो मोस्ट कॉमन ईसीजी चेंज होता है साइनस टेकीकार्डिया। साइनस टेकीकार्डिया की हार्ट रेट का बढ़ जाना, दैट इज साइनस टेकीकार्डिया। द मोस्ट स्पेसिफिक चेंज को बहुत ही पिक्यूलियर तरीके से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं S1 Q3 T3 पैटर्न। S1 Q3 T3 पैटर्न। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1 Q3 T3 पैटर्न? अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, कि उसकी पल्मोनरी आर्टरी में कोई ब्लड क्लॉट फंस गया है, आपको क्या करना है, उसका ईसीजी करना है और फर्स्ट और थर्ड लीड को देखना है। फर्स्ट और थर्ड लीड को देखना है। फर्स्ट और थर्ड लीड को देखना है। What you are going to see in the first and third lead is, फर्स्ट में आपको S वेव के अंदर चेंज दिखेगा। S वेव जो होगा there is going to be deep S, deep S, और उसको हमने लिख दिया क्योंकि फर्स्ट लीड में दिखता है इसलिए इसको बोल दिया S1। थर्ड लीड के अंदर आपको 2 चेंज दिखेंगे, एक तो आपको दिखेगा लार्ज क्यू वेव एंड you will see that the T wave has become inverted. T wave जो है उल्टा हो गया, अंदर की तरफ चला गया, it is inverted T wave. सो थर्ड लीड में हमें 2 चेंज दिखेंगे, लार्ज क्यू एंड इन्वर्टेड टी, और इन तीनों को एज अ क्लब हम लिखते हैं S1 Q3 T3 पैटर्न। S1 मतलब कि फर्स्ट लीड में डीप S वेव आ रहा है, Q3 का मतलब है थर्ड लीड में डीप Q वेव आ रहा है, एंड T3 का मतलब है कि थर्ड लीड में ही हमें टी वेव जो इन्वर्टेड दिख रहा है। अगर ये तीनों चीजें एक साथ दिख जाती है उसको हम बोलते हैं S1 Q3 T3 पैटर्न, एंड दैट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट? सो लार्ज क्यू वेव कैन बी सीन इन दीज 3 कंडीशन। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हमारे को फीवर होता है तब भी हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईटियोलॉजी। जब भी ऐसा बोला जाता है कि आपका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो हार्ट रेट 10 से बढ़ जाती है। मान लीजिए मेरी हार्ट रेट अभी 75 है, अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो मेरी हार्ट रेट 75 की जगह 85 हो जाएगी। सो व्हाट इज रिटन हियर, मोस्टली इन फीवर हार्ट रेट इंक्रीजेस, हार्ट रेट बढ़ता है। लेकिन if there is decrease in the heart rate during fever, अगर ऐसा हो जाता है कि फीवर में हार्ट रेट कम हो रहा है, this is called as relative bradycardia, and this is seen in typhoid fever. This can be seen in Coxiella bruneti infection, means the Q fever. This can be seen in chlamydia infection. Even sometimes can be seen in Lyme disease. So there's just extra point कि नॉर्मली तो क्या होता है कि हार्ट रेट जो होता है वो जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है हार्ट रेट बढ़ता है, लेकिन अगर वो बढ़ नहीं रहा है, रादर कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। इट्स आल्सो कॉल्ड एज फेजेट साइन, दैट इज सीन इन टाइफाइड फीवर, वेरी क्लासिकल इन टाइफाइड फीवर, कॉक्सिलिया ब्रुनेटी, क्लैमिडिया इन्फेक्शन में हमारे को ये सब देखने को मिल सकता है, राइट? That is nothing to do with the ECG as of now, but what we are discussing right now is कि large Q wave, मतलब कि Q wave जो है one small box से बड़ा किस कंडीशन में हो सकता है? It can be seen in 3 condition. It can be old MI, it can be HOCM, it can be pulmonary embolism. और pulmonary embolism में हमें 2 क्वेश्चन याद रखने, दोनों आपके एग्जाम में आए हुए हैं, most common and most specific. Most common change है sinus tachycardia और most specific change है S1 Q3 T3 pattern, right? Thank you.